एफएम पर आप सुन रहे हैं धीरज पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित लव डायरी, जिसे लिखा है जोगेंद्र तिलगोड़िया ने और आवाज दी है भाग्यश्री गुप्ता ने। वो मेरी जिंदगी में जबरन आए थे। मेरी बगैर मर्जी के उन्होंने मेरे घर में एंट्री ली और फिर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। न केवल मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, बल्कि मेरी हर चीज पर कब्जा जमा लिया। मुझे उनकी सूरत तक से नफरत थी, मगर वो बार बार मेरे घर आते थे। घंटों घंटों मेरे घर बैठे रहते थे। मुझे उन्हें चाय सर्व करनी पड़ती थी। मैं सोच रही थी, उस आदमी का मेरे घर पर आना बंद कैसे करूं? तो वो मेरे घर में ही आकर रहने लगे। पहले उन्हें चाय सर्व करनी पड़ती थी, अब तो उन्हें खाना भी देना पड़ता था। मैं कलप कलप कर वो सब करती थी। दुआ करती थी कि उनका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और फिर उनके कदम हमारे घर में ना पड़े। मैं उन्हें अपने पास से दूर धकेलना चाहती थी, परंतु वो मेरी जिंदगी पर ही काबिज हो गए। रिजल्ट ये था कि 18 जून को मैं अपनी सुहाग सेज पर बैठी उनके आने का इंतजार कर रही थी। पहली बार मेरा वास्ता उनसे तब पड़ा जब मैं 16 साल की थी। मैंने 11th क्लास तभी पास की थी और समर वेकेशन शुरू हुए ही थे। मेरे पापा स्वर्गीय श्री मदन लाल शर्मा ने उस शनिवार को मुझसे वादा किया था कि वो उस दिन मुझे शॉपिंग करा कर लाएंगे। रविवार को मुझे सुबह ही नानी के घर जाना था। मैं शाम को लौटती तो शॉपिंग कर ही नहीं पाती। उस दिन लौटते समय रास्ते में ही मैंने घर की नौकरानी शबनम आंटी को गीजर ऑन करने को कह दिया। शबनम आंटी ने वही किया भी। मैं घर आते ही बाथरूम में घुस गई, नहाई और फ्रेश कपड़े पहने। मुझे पता था जब तक मैं तैयार होती पापा घर पर आ जाने वाले थे। शाम के 5 बजे का टाइम मैंने पापा को दे रखा था। ठीक 5 बजे मैं रेडी हो गई, मगर पापा नहीं आए। मैं पापा का इंतजार करने लगी। मुझे पता था 10-15 मिनट की देर हो सकती थी, जो नॉर्मल बात थी। शबनम आंटी ने मेरे कमरे में आकर पूछा, बेबी जूस लेकर आऊं? नहीं आंटी, मैंने व्यस्त भाव से बेड पर बैठे बैठे सामान की लिस्ट चेक करते हुए कहा। रहने दो। तब शबनम आंटी की उम्र 40 साल थी। हट्टी कट्टी मजबूत काया वाली शबनम आंटी 5.5 फीट की महिला है। मेरी मम्मा तब गुजर गई थी जब मैं 10 साल की थी। पापा ने दूसरी शादी नहीं की और शबनम आंटी ने मुझे मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दी। वो 5वीं पास बताती हैं खुद को, लेकिन अक्षर जोड़कर पढ़ना तक उन्हें नहीं आता। पर उन्हें टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना पसंद है। वैसे ज्यादातर तो वो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ देती हैं, पर जब गंभीर होती हैं हिंदी और उर्दू में बात करती हैं। शबनम आंटी वात्सल्यपूर्ण भाव से बोली, मगर बेबी आपने दोपहर में डिनर भी ठीक से नहीं किया था। डिनर नहीं आंटी, मैं मुस्कुराई। दोपहर को लंच होता है। हाँ हाँ वही तो बोली मैं, उन्होंने अधिकारपूर्ण भाव से कहा। नहीं आंटी आपने। अच्छा, तुरंत उन्होंने बात बदली। जूस पीना है या नहीं? मैं ला रही हूँ। बनाना का लाओ या मौसमी का? बनाना का शेक होता है आंटी, मैंने सुधार किया। अरे वाह, वो तमक कर बोली। कल तो जूस निकलवा कर पिया था, शेक कब से बनने लगा उसका? कल तो मैंने तरबूज का जूस पिया था, मैं बड़बड़ाई। वही तो, फिर तरबूज का शेक कब से बनने लगा? ओ गॉड आंटी, मैंने अपना माथा पीट लिया। जस्ट गेट अलोंग, आप तो मेरा दिमाग खराब कर देंगी। अभी मुझे बस अपना काम करने दो। मैं समझ गई थी
कि वो बनाना मीन्स केला नहीं तरबूज समझ रही थी। तुर्रा ये कि वही मुझे भी समझाना चाहती थी। वो बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। मैं लिस्ट चेक करने में जुट गई। लिस्ट में क्या क्या सामान और ऐड करना था वो तय करने लगी। जो कुछ भूल गई हो सकती थी उसे याद करने लगी। मेरे कान बाहर की तरफ ही थे ताकि पापा की कार के इंजन का शोर सुन सकूं जब वो आए। मेरा काम खत्म हो गया, मगर पापा की कार का शोर मेरे कानों में नहीं पड़ा। मैंने अपने बेडरूम में लगी वॉल क्लॉक को लुक दी। उसमें 5:30 से ऊपर का टाइम हो गया था। मैं जरा से बेचैन हो गई। मुझे लगा कि शायद पापा बिजी हो गए थे। तभी मुझे लगा शायद मेरे कानों में पापा की कार के इंजन की आवाज ना पड़ी हो। सो मैं बेडरूम से बाहर निकली और बेडरूम के बाहर ड्राइंग हॉल की तरफ निकले टेरेस की रेलिंग के पास आकर आवाज दी, शब्बो आंटी, पा आ गई क्या? आपको बता दूं, हम सब शबनम आंटी को शब्बो कहकर ही पुकारा करते हैं। नहीं बेबी, उन्होंने कहा, अभी तो नहीं आए। मैं समझ गई, पापा वास्तव में बिजी हो गए थे। अब मैंने पापा को उनका वादा याद दिलाने का इरादा बना लिया। मैं वापस बेडरूम में गई। वहां लगे वायरलेस डॉट फोन को उठाकर उसको लेकर मैं बेडरूम की बालकनी की तरफ बढ़ गई। मेरी उंगलियां तेजी से पापा के पर्सनल फोन का नंबर डायल कर रही थी। फोन नंबर डायल करके मैंने फोन कान से लगाया तो एक्सचेंज से पापा का फोन स्विच ऑफ बताया गया। मैंने तत्काल पापा के ऑफिस का नंबर डायल किया। बेल गई। कॉल रिसीव की गई तो रिसेप्शनिस्ट की मधुर आवाज की जगह एक खुश्क आवाज उभर कर मेरे कान में पड़ी। हेलो, पलक पब्लिकेशंस। पा को फोन दीजिए। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके जरा से द्वेलित भाव से कहा। कौन पा? पूछा गया। मेरे पा, और कौन? अधिकारपूर्ण भाव से मैं बोली, गिव हिम फोन। मैम, आपको किससे बात करनी है? पूछा गया फिर। ओ शट अप, मैंने कहा ना मुझे पा से बात करनी है। मैं भन्ना कर बोली। उन्हें लाइन दो और कहो पलक बात करना चाहती है। रॉन्ग नंबर मैम, कहकर रिसीवर रख दिया गया। गुस्से से मेरे दिमाग में तंदूर जलने लगे। उसकी तमतमाहट ने ही मेरे चेहरे को भी लाल कर दिया था। मेरे दिल में आया, काश वो बदतमीज शख्स मेरे सामने होता तो वहीं फोन उठाकर मैं उसके सिर पर दे मारती। शाम 6 बजे तक पापा घर वापस आ गए। पापा यानी इंडिया के मशहूर प्रकाशक श्री मदन लाल शर्मा, कुंतल भर के भारी भरकम बदन वाले 6.25 फीट शख्स थे। 6.25 फीट शख्स थे। सांवला रंग, सिर के आधे बाल गायब थे। डबल ठुड्डी वाले क्लीन शेव चेहरे पर वो हमेशा गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाते थे। जब वो आए तो मैं उस समय ड्राइंग हॉल में ही थी। पापा को देखते ही मैं फट पड़ी। पा, आप कहाँ थे अब तक? आपको याद है ना, आपको शाम 5 o'clock आ जाना था और अब 6:15 बजे हैं। ओ सॉरी माय चाइल्ड। पापा ने लाड़ से अपनी बाहें फैला दी। मैं दौड़ती हुई पापा के सीने से लिपट गई। पापा की मोटी मोटी बाहों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। पापा ने वात्सल्यपूर्ण लहजे में खेद प्रकट किया, मेरा सिर सहलाते हुए। सॉरी माय लव, आई वॉज सो बिजी। 4 बजे एक पार्टी अचानक आ गई थी, इसी के साथ मीटिंग में वक्त लग गया था। आपको पता है, मैंने ऑफिस फोन किया था। पापा के सीने से ही लिपटे लिपटे मैंने कहा, और पता नहीं वो कौन बदतमीज था, उसने आपको फोन नहीं दिया। क्या? पापा के चेहरे पर भी गुस्से वाली रिएक्शन उभरी। कौन था? आई डोंट नो पा, मैंने मासूमियत से कहा। बट बड़ा ही बदतमीज था। मैंने उसे कई बार कहा आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है, पर उसने आपको फोन नहीं दिया। मैंने अपना नाम भी बताया, लेकिन उस बदतमीज ने रॉन्ग नंबर मैम कहकर फोन काट दिया। गुस्से से पापा का चेहरा तमतमा गया था। अच्छा,
मैं कल जाते ही पता करता हूँ। पा, मैं भी आपके साथ चलूंगी कल ऑफिस, मैंने कहा। मैं भी उस बदतमीज के चेहरे का पानी उतरते देखना चाहती थी जब पापा उसकी क्लास लेते। सच भी था, पापा हर बात बर्दाश्त कर लेते। मेरी तकलीफ और मेरी बेइज्जती उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं थी। कल मेरे घर से आई कॉल रिसीव किसने की थी? पापा ने पूरे स्टाफ को फर्म के स्टाफ रूम में बुलाकर रेगमाल से खुरदरे लहजे में पूछा तो स्टाफ रूम में सन्नाटा खिंच गया। सब के सब अपराधी के मानिंद हाथ बांधे पापा के सामने खड़े थे। इकलौती मैं थी जो पापा के सामने चेयर पर बैठी थी। उस वक्त मैंने फूलों के प्रिंट वाली लॉन्ग स्कर्ट और लाइट पर्पल हाफ स्लीव वाली शर्ट पहनी हुई थी। अपने बालों को मैंने पोनीटेल की शक्ल में बांध रखा था। मेरे जहन में अजीब से संतुष्टि के भाव ने सिर उठाना शुरू किया। स्टाफ रूम में कई पलों तक सन्नाटा छाया रहा। सर, पापा की रिसेप्शनिस्ट छाया ने मिमियाते हुए कहा, मेरे सामने तो मैम का फोन नहीं आया था, 5 बजे के बाद आया होगा। कल 5:30 बजे आई थी, पापा ने खुरदरे लहजे में कहा। सर, 5:30 बजे तो आपके घर से कोई कॉल नहीं आई थी। ठीक पीछे से एक स्वर उभरा। हाँ, एक क्रैंक कॉल जरूर आई थी। क्रैंक कॉल? पापा उलझे। सर, किसी लड़की की कॉल थी, कहा गया। मैंने झटके से घूम कर देखा। मेरे ठीक पीछे एक हल्के से बदन का 25 साल का युवक खड़ा था। रंगत गेहूं जैसी, कद 5.5 फीट, अर्ध घुंघराले बाल, अंडाकार चेहरा, काली आंखें, होठों पर छोटी छोटी मूंछें। उस शख्स का ध्यान जरा सा भी मेरी तरफ नहीं था। वो पापा से ही मुखातिब था। लगातार कह रहा था, बार बार यही रट लगाए जा रही थी कि पापा से बात करनी है, उन्हें फोन दो। मैंने पूछा, किससे बात करनी है? तब भी किसी का नाम नहीं बताया। तुमने क्या किया? पापा ने पूछा। और क्या करता? उन्होंने सहज भाव से कहा, फोन रख दिया। मैंने अपना नाम तो बताया था, मैंने शब्द चबाए। अरे, झटके से मेरी तरफ लुक देकर वो बोले, अपना नाम बताने से क्या पता चल जाता है आपको किससे बात करनी है? वो आगे कुछ कहते इससे पहले पापा की आवाज मेरे पीछे से उभर कर आई। इसके नाम बताने से पता चल जाता है ये मेरी इकलौती बेटी है। वो एकदम जैसे फ्रीज हो गए, मुंह में दही जम गई थी जैसे। सच, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला उनकी वो हालत देखकर, किंतु मेरे मन का सुकून ज्यादा देर तक कायम न रह सका। उसके मुंह में जमी दही पिघली और वो कह उठे, मैम, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये तो आपको भी सोचना ही चाहिए कि आप किससे बात कर रही हैं, किस साधन से बात कर रही हैं। आप हर बार यही रट लगाए जा रही थी स्टूपिडों की तरह कि पास से बात करनी है, पास से बात करनी है। आप अगर अपना इंट्रो ठीक से देती तो क्या मैं इस तरह बिहेव करता? वैसे भी मुझे क्या पता है कि सर के परिवार में कौन कौन है और उनका नाम क्या क्या है। मैं और जलकर रह गई। मुझे स्टूपिड कहा? बेटा मुकुल ठीक कह रहा है। पापा की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने पापा की ओर लुक दी। पापा के होठों पर मुस्कान थिरक रही थी। इसने 2 ही महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया है, इसे तेरे बारे में नहीं पता। अगर तू ठीक से अपना इंट्रो देती तो ये उस तरह बिहेव ना करता। वैसे भी ये तो बड़ा ही डिसेंट लड़का है। भाई मुकुल, माफी मांग लो इससे। सॉरी बोल तो चुका हूं, वो आज्ञाकारी बालक की तरह बोले। पर अगर आप कहते हैं तो मैं फिर माफी मांग लेता हूं। मेरी तरफ लुक दी, मैं भी उनकी तरफ घूमी। वो बोले, सॉरी मैम, प्लीज फॉरगिव मी। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने एक एक करके सबको लुक दी और सबके होंठों पर दबी दबी मुस्कान थिरकती पाई। मैं कसमसा कर रह गई।
वो एकदम गंभीर नजर आ रहे थे, किंतु मुझे यकीन था अंदर ही अंदर वो बेहद खुश होंगे। स्टूपिड को इतना भी कॉमन सेंस नहीं था कि जब फर्म का नाम पलक हो और मैं अपना नाम पलक बता रही थी तो समझ नहीं सकता मैं ही पापा की बेटी थी। मैंने ये सब कहना तो चाहा मगर ना कह सकी। मेरी हालत उस बच्ची की तरह थी जिसे किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारकर लॉलीपॉप थमा दी हो। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स